आज हम नया लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेसन का नाम है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन पढ़े उससे पहले थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं। हम पढ़ना चाहते हैं मिक्सचर। मिक्सचर क्या होते हैं? मिक्सचर का मतलब दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स को आप मिक्स कर दीजिए। तो मिक्सचर का मतलब क्या हो गया? कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स मेड द मिक्सचर। अब ये मिक्सर जो होते हैं टू टाइप्स होते हैं, होमोजीनियस मिक्सर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सर। होमोजीनियस मिक्सर का क्या मतलब होता है? जिस भी मिक्सर में बॉटम टू टॉप यानी कि इंटायर मिक्सर में यदि कंपोजिशन यूनिफॉर्म हो, यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा हो, तो हम उस मिक्सर को कहेंगे होमोजीनियस मिक्सर। और यदि बॉटम टू टॉप होल पार्ट ऑफ द मिक्सर, इंटायर मिक्सर में जो कंपोनेंट कंपोजिशंस है वो इक्वल नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, तो हम उसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सर। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि अगर मान लीजिए हमने पानी के गिलास में शुगर डिजोल्व कर दी, तो शुगर को हमने अच्छे से डिजोल्व कर दिया, तो शुगर के अमाउंट जो भी डिजोल्व किया आपने उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पानी में इक्वल हुआ है, बॉटम टू टॉप। समझ में आ रही बात? एक गिलास पानी में हमने थोड़ा सा शुगर डालकर उसको अच्छे से मिक्स कर दिया, तो शुगर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंपोनेंट पूरे सॉल्यूशन में इक्वली हुआ है, पूरे मिक्सचर में इक्वली हुआ है। पर अगर इसकी जगह पर अपन क्या करते, एक गिलास वाटर में सैंड डाल देते, मिट्टी डाल देते और उसको मिक्स करते, तो क्या होता? मिट्टी के जो पार्टिकल्स हैं वो, सैंड के जो पार्टिकल्स हैं वो बॉटम में डिपॉजिट हो जाते, तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म नहीं रहा, इक्वल नहीं रहा, वो बॉटम में ज़्यादा है और बाकी पार्ट में कम है। तो यही अपने को समझना है कि जिस भी मिक्सर में कंपोजिशन यूनिफॉर्म होगा, यानी कि उसके सारे कंपोनेंट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे इन इंटायर पार्ट ऑफ द मिक्सर, वो कहलाएगा होमोजीनियस मिक्सर। और जहां ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कंपोनेंट्स का, वो कहलाएगा हेट्रोजीनियस मिक्सर। तो होमोजीनियस मिक्सर का मतलब क्या हो गया? कंपोजिशन of mixture is uniform in whole part of solution, whole part of mixture। सही है? कंपोजिशन ऑफ मिक्सर इज यूनिफॉर्म इन होल पार्ट। अगर ऐसा है तो हम उस मिक्सर को क्या बोलेंगे? होमोजीनियस मिक्सर। सीधी सी बात है कि मिक्सर बनाने में जितने भी कंपोनेंट आपने यूज किए हैं उन सब का जो कंपोजिशन रेशियो होगा वो पूरे मिक्सचर में इक्वल होगा। यहां क्या होने वाला है? अनयूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि अनयूनिफॉर्म कंपोजिशन। समझ में आ गई बात? तो दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया कि जहां भी मिक्सचर बनाते समय आपने देखा कि जो भी कंपोनेंट्स यूज्ड हो रहे हैं वो सारे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है इन एंटायर पार्ट, तो हम बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम उसको बोलेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एग्जांपल की बात करें तो वाटर प्लस शुगर, और अगर मैं यहां एग्जांपल की बात करूं तो वाटर प्लस सैंड। क्लियर हो गई बात? कोई कंफ्यूजन नहीं है? पर आपको मैं बता दूं कि जो होमोजीनियस मिक्सचर है, दीज आर रियल सॉल्यूशन। एक्चुअल सॉल्यूशन यही है, रियल सॉल्यूशन। तो अब समझो थोड़ा सा कि मिक्सर टू टाइप्स के हो गए, होमोजीनियस मिक्सर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सर। पर मिक्सर में जो होमोजीनियस कैटेगरी है वही रियल सॉल्यूशन है, दूसरी जो कैटेगरी है वो मिक्सर ही है, वो सॉल्यूशन नहीं है, वो मिक्सचर ही है। तो क्लियर हो गया हमें क्या पढ़ना है? सॉल्यूशन। तो हम कौन से कैटेगरी को पढ़ना चाहते हैं? होमोजीनियस मिक्सर कैटेगरी को पढ़ना चाहते हैं। तो क्लियर कि रियल सॉल्यूशन कौन है? होमोजीनियस मिक्सर। तो हमारा टॉपिक भी क्या है? सॉल्यूशन। तो ये यहां से अपने को समझने की जरूरत है कि सॉल्यूशन मींस होमोजीनियस मिक्सर। तो अब शुरुआत करते हैं अपन अपने टॉपिक की। सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन है वो कैसा मिक्सर है? होमोजीनियस। और हम मिक्सर बनाने के लिए कितने कंपोनेंट का रिक्वायरमेंट होता है? टू या मोर देन टू। तो हम यहां आराम से लिख सकते हैं ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट। क्लियर? एक सॉल्यूशन को अगर अपन डिफाइन करें तो कैसे करेंगे? ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स नोन एज सॉल्यूशन।
कोई डाउटफुल सब्जेक्ट नहीं है यहाँ तो। सॉल्यूशन को क्या बोल देते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर होता है और उसमें कम से कम 2 या उससे ज़्यादा कंपोनेंट्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अब देखिए मेनली अगर अपन बात करें, मेनली इट कंटेन 2 कंपोनेंट्स। ये जो मिनिमाइज कंडीशन है उसकी बात करते हैं अपन लोग। इट कंटेन 2 कंपोनेंट्स। तो मेनली इसके पास 2 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से 2 कंपोनेंट्स? पहला होता है सॉल्वेंट और दूसरा कंपोनेंट होता है सॉल्यूट। सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। तो सॉल्यूशन में मेनली कितने कंपोनेंट होते हैं? 2। तो इस लिहाज से मैं लिख सकता हूं कि सॉल्यूशन इक्वल टू सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। इन 2 कंपोनेंट्स को जब आप आपस में ऐड कर देते हो तो क्या बन जाता है? सॉल्यूशन बन जाता है। कोई कंफ्यूजन नहीं है। अभी सॉल्वेंट क्या है और सॉल्यूट कौन सा है, या यूं कह दो कि एक सॉल्यूशन में कौन सा कंपोनेंट सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा और कौन सा कंपोनेंट सॉल्यूट की तरह बिहेव करेगा, ये अपने को जानना है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम पढ़ना चाहते हैं किसको? सॉल्वेंट को। या दोनों को साथ पढ़ लें, एक ही बात। सॉल्वेंट, चलिए सॉल्यूट, ये 2 कंपोनेंट्स होते हैं ना, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। तो सबसे पहले सॉल्वेंट। देखिए किसी भी कंपोनेंट सॉल्यूशन में जो डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट्स आपने मिक्स किए ना आपने, एक सॉल्यूशन आप प्रिपेयर करना चाहते हो, एक होमोजेनियस मिक्सचर बनाना चाहते हो, तो उसमें आपने डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट्स को लाकर मिक्स किया और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए, बराबर अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए। तो देखिए उनमें से जितने भी कंपोनेंट आपने यूज किए उनमें से जो कंपोनेंट एक्सेस अमाउंट में है ना, उसको कहेंगे सॉल्वेंट। कंपोनेंट प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट कॉल्ड सॉल्वेंट। अगर सीधी सी बात समझे तो ये समझ लें एक बार कि जो भी कंपोनेंट एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है वो कहलाएगा आपका सॉल्वेंट। सॉल्यूट कौन होगा? जो लेसर अमाउंट में प्रेजेंट हो। तो कंपोनेंट इन लेसर अमाउंट, ठीक है, ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया। तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को डिफाइन करने में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सॉल्यूट के लिए डेफिनेशन बड़ा आराम से लिख देंगे आप, कंपोनेंट ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट known as solute and component of solution present in excess amount known as solvent। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, देखिए हम लोग और सोच समझ के लिखेंगे। देखिए यहां आते हैं अपन इस वाले एग्जांपल पे, क्योंकि हम होमोजेनियस मिक्सचर यानी कि रियल सॉल्यूशंस की स्टडी हो रही है। वाटर प्लस शुगर, शुगर सॉलिड होते हैं, वाइट पार्टिकल्स होते हैं, आपने उसको वाटर में मिक्स कर दिया। वाटर में शुगर को मिक्स करने के बाद क्या शुगर के पार्टिकल आपको दिखाई देते हैं? या वाटर में सॉल्ट को मिक्स करते तो क्या सॉल्ट के पार्टिकल आपको दिखाई देते हैं? ये अपने आप में क्वेश्चन बनता है कि वाटर जो है उसमें शुगर ऐड कर दिया तो जो शुगर जो वाइट था क्या वो डिजोल्व होने के बाद वाइट पार्टिकल दिखाई देते हैं? नहीं दिखाई देते, बिल्कुल दिखाई नहीं देते। पर पानी के पार्टिकल जो है वो तो अभी भी दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब वाटर यहाँ विजिबल ही रहेगा और शुगर जो है वो आफ्टर डिजोल्विंग इनविजिबल हो जाता है। यानी कि 2 कंपोनेंट है, देखो दोनों अलग अलग पड़े हैं, तो ये आपको वाटर दिखाई दे रहा है, ये आपको शुगर के पार्टिकल भी दिखाई दे रहे हैं। पर जब शुगर के पार्टिकल को वाटर में डिजोल्व कर देंगे तो पूरे के पूरे ग्लास में वाटर ही दिखाई देता है, शुगर के पार्टिकल दिखाई नहीं देते हैं। तो शुगर यहाँ क्या है? इनविजिबल, और वाटर यहाँ विजिबल। अब शुगर यहाँ लेस अमाउंट में होता है, वाटर यहाँ ग्रेटर अमाउंट में होता है, और ग्रेटर वाला क्या कहलाता है? सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट क्या होते हैं? विजिबल। आपके सॉल्यूशन में आपको कौन सा पार्टिकल दिखाई देगा? सॉल्वेंट। और ये कैसे होते हैं? इनविजिबल। ठीक है, तो आप ये भी समझ लेना कि जो सॉल्वेंट पार्टिकल है वो विजिबल है और जो आपका सॉल्यूट है वो आफ्टर डिसॉल्विंग इनविजिबल हो जाएगा, दिखाई देना बंद हो जाएगा। एक ही कंपोनेंट, ध्यान रखना, एक ही कंपोनेंट जो है वो सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा। ये नोटेड पॉइंट है, ध्यान रखना। किसी भी सॉल्यूशन में एक ही कंपोनेंट जो एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है वो सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा।
only one component may act as solvent। ठीक है, एक ही कंपोनेंट जो है वो सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा। पर यहां बता देता हूं मैं, वन और मोर कैन बी प्रेजेंट एज सोल्यूट। वन और मोर कंपोनेंट कैन बी प्रेजेंट एज सोल्यूट। तो 3 पॉइंट हमने यहां पढ़ ली, सोल्यूट और सॉल्वेंट के डिफ्रेंसिएशन के, कैसे अलग करेंगे इनको। तो जो पहला पॉइंट हमारा था वो बड़ा आसान था कि अमाउंट के बिहाफ पर आपने सॉल्वेंट सॉल्यूट बता दिया, लेसर अमाउंट वाला सॉल्यूट, ग्रेटर अमाउंट वाला सॉल्वेंट हो गया। फिर आपने कहा जो सॉल्वेंट है वो विजिबल ही रहेगा, बट जो सॉल्यूट है वो मिक्सचर में जाने के बाद इनविजिबल हो जाएगा, सॉल्यूशन में जाने के बाद इनविजिबल हो जाएगा। बात मैं फिर कह दूं होमोजेनियस मिक्सचर की हो रही है। फिर आपने कहा सॉल्वेंट जो होता है वो किसी भी सॉल्यूशन में एक ही होता है, पर सॉल्यूट एक या उससे ज़्यादा टाइप्स के हो सकते हैं। आप इसको यूँ समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए आपने नींबू पानी बनाया, तो आपने क्या क्या ऐड किया, वाटर में, वाटर एक्सेस अमाउंट होता है नींबू पानी में, वाटर एक्सेस अमाउंट है तो वाटर किसकी तरह बिहेव करेगा, सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा। अब उस वाटर में आपने क्या क्या मिलाया, आपने नींबू का जूस मिलाया है, आपने उसमें सॉल्ट, शुगर एक्सेट्रा कंपोनेंट्स मिलाए, तो देखिए वाटर तो यहाँ एक एक्सेस अमाउंट पार्टिकल्स है जिसको आप कह देते हो सॉल्वेंट। पर जब उसमें नींबू भी मिलाया आपने, लेमन जूस भी मिलाया आपने, उसमें आपने सॉल्ट भी डिजोल्व किया, आपने उसमें शुगर भी डिजोल्व किया, तो वो सारे कंपोनेंट जो आपने डिजोल्व किए वो क्या कहलाते हैं, वो सॉल्यूट कहलाएंगे। इसलिए मैंने कहा कि ओनली वन कंपोनेंट बिहेव एज ए सॉल्वेंट बट वन और मोर कंपोनेंट में बी प्रेजेंट एज सॉल्यूट। अगली जो बात है वो भी देखो, फिजिकल स्टेट of solution। determined by solvent। physical state of solution determined by solvent। यहां इसको मैं क्लियर कर दूं कि सॉल्यूट पे डिपेंडेबल नहीं होती, यानी कि सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट गैसियस होगा, सॉलिड फॉर्म होगा या लिक्विड फॉर्म होगा। यानी कि सॉल्यूशन किस टाइप का होगा, गैसियस सॉल्यूशन बनेगा या लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा या सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा, वो डिपेंड करता है सॉल्वेंट पर, नहीं कि सॉल्यूट पर। अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो आपका सॉल्यूशन भी लिक्विड बनेगा, अगर सॉल्वेंट आपका सॉलिड है तो सॉल्यूशन भी सॉलिड बनेगा, और यदि सॉल्वेंट आपका गैसियस कंडीशंस का है तो सॉल्यूशन भी गैसियस कंडीशन का बनेगा। इसका मतलब सॉल्यूट जो होता है वो चाहे किसी भी स्टेट में प्रेजेंट हो, वो मिक्स होने के बाद सॉल्यूशन में अपनी स्टेट एक तरीके से लॉस्ट कर देता है। तो जो भी सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड होगा वो उस एक्सेस अमाउंट के बिहाफ पर तय होगा ना। एक्सेस अमाउंट यानी कि सॉल्वेंट की जो फिजिकल स्टेट होगी वही फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन की भी होगी। क्लियर हो गई बात। तो जो सॉल्वेंट है वो क्या करता है, फिजिकल स्टेट को डिटरमाइन करता है। और 5वां पॉइंट देखिए सॉल्यूशन में सॉल्वेंट किस भूमिका में होता है, ये यहाँ एक्ट एज ए मीडियम होता है, यानी कि एक मीडियम की तरह काम करता है जिसमें आकर अदर पार्टिकल्स डिसॉल्व होते हैं, इन विच अदर कंपोनेंट आर डिसॉल्व्ड। तो ये एक मीडियम है, सॉल्वेंट बिहेव एज ए मीडियम जिसमें आपके अदर कंपोनेंट्स आकर डिजोल्व होते हैं। सोल्यूट जो होता है वो मीडियम नहीं है, वो डिजोल्व होता है, यानी कि सोल्यूट डिजोल्व इन मीडियम, ने मीडियम, वो मीडियम कौन है, सोल्यूट डिजोल्व इन ए मीडियम, और मीडियम कौन है, सॉल्वेंट। तो ये एक सिनेरियो निकल के आया सॉल्यूशन के बारे में कि सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है जिसमें 2 या उससे ज़्यादा कंपोनेंट्स अवेलेबल होते हैं। मेनली हमने इसको कंपोनेंट्स को 2 क्लास में डिवाइड किया, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, और दोनों प्लस कर दें यानी कि दोनों ऐड कर दें तो क्या बनता है, सॉल्यूशन। सॉल्यूट जो होता है वो लेसर अमाउंट होता है, वो सॉल्यूशन में दिखाई नहीं देता तो इनविजिबल होता है। हाँ, सॉल्यूशन में 1 और मोर जिसको आप कहते हो ना, यानी कि एक से ज़्यादा भी कंपोनेंट सॉल्यूट के फॉर्म में हो सकते हैं,
और फाइनली ये किसी ना किसी मीडियम में डिजोल्व होकर सॉल्यूशन प्रिपेयर करता है। सॉल्वेंट जो होता है वो एक्सेस अमाउंट में होता है, विजिबल होता है, एक सिंगल कंपोनेंट ही सॉल्वेंट का काम करेगा। मेन जो इंपॉर्टेंट बात आई कि वो ये थी कि ये किसी भी सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट को डिटरमाइन करता है। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो ये हो गया सॉल्यूशन। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। देखो हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस पढ़ रहे हैं, तो सॉल्यूशंस को दो बेसिस पे डिवाइड किया हमने। पहला ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, उसकी स्टेट कैसी है, और सेकंड जो क्लास हमने बनाया वो ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना है उसके बिहाफ पर हम उसका क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। देखिए मैंने पहले ही कह दिया कि किसी भी सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट डिपेंड करती है सॉल्वेंट पर। सॉल्वेंट जिस भी फिजिकल स्टेट में होगा, सॉल्यूट उसमें मिक्स कर दीजिए तो सॉल्यूशन भी सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग बनेगा। सॉल्वेंट अगर गैस है तो गैसियस फॉर्म में बनेगा, और अगर वो सॉलिड है तो सॉलिड फॉर्म में बनेगा। क्लियर? तो देखिए ये हो गया, ये वाला पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन, ठीक है। गैसियस सॉल्यूशन जब भी पढ़ें तो एक बात तो क्लियर है कि यहाँ जो सॉल्वेंट है वो क्या है, गैस है। तो ये तो फिक्स हो गया कि गैसियस सॉल्यूशंस कब बनते हैं, व्हेन सॉलिड, लिक्विड और गैस डिजोल्व इनटू गैस। यानी कि सॉल्यूट चाहे गैस हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर वो जिस मीडियम में डिजोल्व होंगे वो सॉल्वेंट गैस ही होना चाहिए। तो बनने वाला सॉल्यूशन क्या कहलाता है, गैसियस सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, तो गैसियस सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूशन इन विच सॉलिड, लिक्विड और गैस डिजोल्व इनटू गैस सॉल्वेंट। अब देखिए ये जो सॉल्वेंट तो क्लियर हो गया। तो इस तरीके से इसकी तीन कैटेगरी हो सकती है। तीन कैटेगरी कैसे, देखो इसको पुनः तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, गैस प्लस गैस, गैस प्लस सॉलिड, गैस प्लस लिक्विड। ऐसे तीन क्लास बन गई ना इसकी, समझ में आ रही है क्या बात? गैस और गैस का मिक्सर बना ले, यानी कि सॉल्यूट सॉल्वेंट इक्वल कर दिया, गैस प्लस सॉलिड, गैस प्लस लिक्विड। यहाँ गैस क्या है ये तो क्लियर हो गया आपको कि ये एक ही क्यों लिखा, क्योंकि ये तो फिक्स कर दिया ना आपने सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट तो गैस है, अब उस गैस में आप गैस डिजोल्व कर सकते हो, उस गैस में सॉलिड डिजोल्व कर सकते हो, उस गैस में लिक्विड डिजोल्व कर सकते हो। इन तीनों ही केस में कौन सा सॉल्यूशन बनेंगे, गैसियस। समझ में आ रही बात? तीनों ही कंडीशंस में जो सॉल्यूशन बनेंगे वो कैसे होंगे, गैसियस। जैसे देखो गैस प्लस गैस, पहली कैटेगरी की बात करें अपन, तो एटमॉस्फेयर में जो एयर मिक्सचर है वो किसका है, गैस प्लस गैस का ही है। तो अपन कह सकते हैं ना O2 प्लस N2 मिक्सचर, दोनों ही गैस है। अब देखिए दूसरा जो एग्जाम अपन देखते हैं कैटेगरी, उसमें क्या किया हमने, सॉलिड को लाकर गैस में डिजोल्व किया है। किसको, सॉलिड को लाकर हमने किस में डिजोल्व किया है, गैस में। तो देखिए जो कैम्फर है सॉलिड फॉर्म में होता है और वो गैस में डिजोल्व हो जाता है, कैम्फर प्लस N2, ये इसका एग्जाम्पल हो सकता है। तो N2 गैस है, सॉल्वेंट है, और कैम्फर सॉलिड है। गैस में लिक्विड तो क्लोरोफॉर्म प्लस N2, नाइट्रोजन गैस। तो देखिए दो गैसों का मिक्सर, तो गैसियस सॉल्यूशन बना, गैस प्लस गैस कैटेगरी से। कैम्फर को N2 में मिक्स कर दीजिए, तब भी गैसियस सॉल्यूशन ही बनेगा, पर वो कैटेगरी कैसी होगी, सॉलिड डिजोल्व इनटू गैस। और क्लोरोफॉर्म को N2 में डिजोल्व करिए तो वो कैटेगरी कैसी होगी, लिक्विड डिजोल्व इनटू गैस। पर ये तीनों ही कैटेगरी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, गैसियस कंडीशंस को। दूसरा जो हमारा क्लास बनेगा वो बनेगा लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप समझ गए। लिक्विड सॉल्यूशन अगर आप यूज कर रहे हो तो उसमें सॉल्वेंट तो कौन है, लिक्विड। तो जिस भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट लिक्विड होता है वो सॉल्यूशंस क्या कहलाते हैं, लिक्विड सॉल्यूशंस कहलाते हैं। तो यहाँ भी इसको भी फर्दर 3 क्लास में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग कि लिक्विड ये तो आपको लेना ही है, ये तो सॉल्वेंट आपको। अब यहाँ कंडीशंस क्या हो सकती है, लिक्विड, गैस, सॉलिड। समझ में आया बात कि लिक्विड में लिक्विड डिजोल्व कर ले, लिक्विड में गैस को डिजोल्व कर ले, और लिक्विड में ही सॉलिड को डिजोल्व कर ले। इन तीनों ही क्लास से जो सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड होगा वो लिक्विड सॉल्यूशन ही कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए लिक्विड में डिजोल्व करना है, ये सॉल्यूट है जो तीनों टाइप्स के हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं लिक्विड में लिक्विड को डिजोल्व करके। तो आप सब जानते हो सबसे अच्छा एग्जांपल है तो अल्कोहल प्लस वाटर। वाटर में अल्कोहल बड़ा इजीली डिजोल्व होता है, तो किस टाइप का सॉल्यूशन बनाता है, लिक्विड सॉल्यूशन बनाता है।
गैस को लिक्विड में डिजोल्व करें, ठीक है। तो आप सब जानते हो वो आप जो वाटर यूज करते हो घरों में, उस वाटर में O2 डिजोल्व होती है, तो O2 प्लस वाटर, तो वाटर यहाँ लिक्विड है, दोनों ही स्थिति में यहाँ सॉल्वेंट का काम कर रहा है। सॉलिड को अगर अपन बात करें तो देखिए आपका जो शुगर है, सोल्ट है, ये सब इस एग्जांपल में आता है ना, ग्लूकोज प्लस वाटर, सोल्ट, शुगर, ये सब सॉलिड फॉर्म होते हैं और पानी में आप इसको डिजोल्व कर लीजिए, तीनों ही केस में क्या बनेंगे, लिक्विड सॉल्यूशंस बनेंगे। एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ध्यान रखना, वाटर जो होता है उसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट मैक्सिमम होता है 80, ठीक है। तो वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट मैक्सिमम होने के कारण ये सबसे अच्छा सॉल्वेंट होता है। ध्यान रखना कि वाटर का जो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है वो बहुत ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है, इस कारण से ये सबसे अच्छा सॉल्वेंट है और इसमें हर किसी को डिजोल्व करने की एक हायर कैपेसिटी होती है। इसीलिए वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सॉल्वेंट, यानी कि ये किसी को भी अपने अंदर डिजोल्व करने की कैपेसिटी रखता है। तो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होने की वजह से इट इज ए गुड सॉल्वेंट एंड इट इज नॉन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। और इसलिए मैं एक बात बताने जा रहा हूं आपको कि वाटर की अमाउंट लेस और वाटर की अमाउंट एक्सेस हो, किसी भी स्थिति में वाटर सॉल्यूट नहीं होगा, वाटर सॉल्वेंट ही होगा। इसलिए हमने जो स्टार्टिंग में एक बात कही थी कि जो लेसर अमाउंट होता है वो सॉल्यूट होता है, जो एक्सेस अमाउंट होता है वो सॉल्वेंट होता है। ये बात मैक्सिमम केसेस में अप्लाइड होती है, इसे लिख दी जाती है, पर ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जब बात वाटर की होगी, वाटर के रेफरेंस में जब स्टडी होगी, तो वाटर भले से लेसर अमाउंट में हो, वाटर भले से एक्सेस अमाउंट में हो, वाटर के केस में वाटर ही सॉल्वेंट होगा, सेकंड पार्ट सॉल्यूट ही कहलाएंगे। इसलिए ये लेसर अमाउंट और एक्सेस अमाउंट की बात बिल्कुल ठीक है, मैक्सिमम केसेस में अप्लाई होती है, लिख दी जाती है, पर वाटर को अगर एक्सेप्शनल है, वाटर के रेफरेंस में वाटर यहां सॉल्वेंट ही होगा, ठीक है। तीसरा जो केस बनेगा वो क्या होगा? सॉलिड सॉल्यूशंस। और सॉलिड सॉल्यूशंस में सॉल्वेंट कौन होंगे? सॉलिड। तो सॉलिड तो फिक्स हो गया ना आपको, सॉलिड में ही ला के डिजोल्व करना है। किस किस को आप सॉलिड में किसको डिजोल्व कर सकते हो? सबसे पहले आपके लिए लिख देता हूं, सॉलिड में सॉलिड डिजोल्व करके देखिए, एक कैटेगरी बनी। या फिर सॉलिड में आप किसको डिजोल्व कर सकते हो? लिक्विड को, या फिर आप गैस को। अब देखिए सॉलिड में सॉलिड को डिजोल्व करेंगे तो आप यूं समझ सकते हो कि कैसा सॉल्यूशन माने, कॉपर प्लस गोल्ड, इनका मिक्सचर, ठीक है। कॉपर और गोल्ड का मिक्सचर बनाए तो दोनों ही सॉलिड फॉर्म होती है। सॉलिड में लिक्विड, तो ये एक जो अमलगम होते हैं वो इस कैटेगरी में आ जाएंगे, NaHg अमलगम। सॉलिड में गैस तो देखिए हम लिख सकते हैं एडसॉर्प्शन ऑफ H2 ऑन पैलेडियम। धातु की सतह पर, मेटल की सरफेस पर गैस का आके जुड़ जाना एडसॉर्प्शन कहलाता है। मेटल की सरफेस पर गैस का आके ऐड होना क्या कहलाता है? एडसॉर्प्शन। तो इस तरीके से हमने फिजिकल स्टेट के बिहाफ पर 3 कैटेगरियां बनाई, 3 कैटेगरी ना, गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड सॉलिड सॉल्यूशन। हाँ, ये कैटेगरी फर्दर डिवाइड इनटू 3 कैटेगरी, तो टोटल 9 क्लास बन गया। वैसे तो 9 क्लास दिखाई दे रहे हैं, पर याद रखना सॉल्यूशन तो 3 टाइप्स ही बने। गैसियस सॉल्यूशन इसके 3 तरीके हैं, लिक्विड सॉल्यूशन इसके भी 3 फॉर्मेट है, और सॉलिड सॉल्यूशन इसके भी 3 फॉर्मेट है कि आप कैसे बना पाएंगे। क्लियर होगी बात? अब हम आते हैं, पर याद रखने वाली बात है कि गैसियस सॉल्यूशंस में सॉल्वेंट गैस ही होगा, लिक्विड सॉल्यूशंस में सॉल्वेंट लिक्विड होगा, सॉलिड सॉल्यूशन में सॉलिड होगा। अब हम जो पढ़ना चाह रहे हैं वो है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। क्लियर? उसमें जो पहला है वो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशंस का मतलब होता है एक तरीके से हम यूँ समझ सकते हैं संतुष्ट, यानी कि उसमें सॉल्यूट की जो अमाउंट डिजोल्व हो गई वो उससे सेटिस्फाइड है, और उससे ज़्यादा अमाउंट आप उसमें वो डिजोल्व नहीं कर सकते एट द गिवन टेम्परेचर। यानी कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट मैक्सिमम
अमाउंट में डिजोल्व हो चुका है। अब आप वो कंफ्यूजन मत कर लेना सर लेसर होता है, लेसर का मतलब अमाउंट तो कम डलेगी, पर जैसे मान लीजिए एक 100 ग्राम वाटर लिया हमने, 100 ग्राम वाटर लिया, 100 ग्राम वाटर में हमने 100 को डिजोल्व करना स्टार्ट कर दिया, घोलते गए घोलते गए घोलते गए, तो कहीं ना कहीं जाके तो उसका घुलना बंद होगा, उसका मिक्सिंग होना बंद हो जाएगा और वो बॉटम में जाकर जमा होना स्टार्ट हो जाएगी। तो एक लिमिट तक तो आप घोल सकते हो, तो वो आपने आखिरी लिमिट पकड़ ली, यानी कि वो आखिरी लिमिट आपने अचीव कर ली। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब यही होता है कि ऐसा सॉल्यूशन जिसने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को कंटेन कर लिया, उससे ज़्यादा हम लोग अगर प्रयास करेंगे तो वो बॉटम में डिपॉजिट हो जाएगा, इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगा, चीन आप उसमें डिजोल्व करेंगे, नया वाला डिजोल्व हो जाएगा, पुराने वाला वहाँ बॉटम में डिपॉजिट हो जाएगा, पर अमाउंट अब चेंज नहीं होने वाली, तो हम उस टाइप के सॉल्यूशन को बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सीधे शब्दों में यूँ समझ ली कि एक सॉल्यूशन जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व हो चुकी है, उसमें अगर हम और अमाउंट डिजोल्व करना चाहते हैं तो पॉसिबल नहीं है एट द गिवन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ा देंगे, उसको हिट कर देंगे तो एक अलग बात है, पर टेम्परेचर को चेंज किए बिना ये पॉसिबल नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं ना, सॉल्यूशन कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट at given temperature. Solution contain maximum amount of solute at given temperature and no more amount can be added at that temperature. एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें मैक्सिमम अमाउंट डिजोल्व हो गई और हम उसमें और अमाउंट डिजोल्व नहीं कर सकते, तो हम उसको बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है। सेकंड जो क्लास है हमारी वो है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सब समझदार हो कि सैचुरेशन जब तक नहीं आएगा तब तक सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, अनसैचुरेटेड ही रहता है। यानी कि एक मैक्सिमम लिमिट तक आप नहीं पहुंचे तब तक तो आप अमाउंट डिजोल्व करते ही जा रहे हो ना, और जब तक अमाउंट उसमें ऐड होता जा रहा है तब तक वो सॉल्यूशन क्या कहलाता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि बिफोर सैचुरेशन सॉल्यूशन इज अनसैचुरेटेड। तो सॉल्यूशन in which more amount of solute can be added at given temperature। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम लोग मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को ऐड कर सकते हैं गिवन टेम्परेचर पे, तो हम उसको क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर होगी बात। थर्ड जो कैटेगरी है हमारी, इसको तो आप ये समझ लो बिफोर सैचुरेशन, जब तक वो सैचुरेटेड नहीं बना उससे पहले की कंडीशन अनसैचुरेटेड ही होती। सुपर सैचुरेटेड, ये जो है ये फोर्सफुली वाली बात होगी ना, कि आप 3 रोटी खाने वाले आदमी हो, मान लीजिए आपको 3 ही रोटी खानी है, पर आप किसी दोस्त के साथ बैठ गए और उसके फोर्स से आपने एक एक्स्ट्रा खा ली, तो आप नॉर्मल वे में तो नहीं खाते ऐसा, आप नॉर्मल वे में तो ऐसा नहीं करते, आपकी कैपेसिटी तो 3 की है, आपने एक्सेस किसी के फोर्स से खा ली, तो क्या होगा, आपका हाजमा खराब हो जाएगा, फिर आपको वोमिटिंग स्टार्ट हो जाएगी, है ना। पर आपको फिर कहीं ना कहीं आपकी जो बॉडी जितना रिक्वायर्ड करती है वहाँ आके ही एडजस्ट करना पड़ेगा। तो वही यहाँ हो रहा है कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होगा कि सॉल्यूशंस को सैचुरेटेड होने के लिए मान लीजिए एक्स अमाउंट की रिक्वायरमेंट है, समझिए, ठीक है। एक सॉल्यूशन को सैचुरेटेड बनाने के लिए, यानी कि उसमें मैक्सिमम अमाउंट को डिजोल्व करने के लिए एक्स अमाउंट सॉल्यूट की डिजोल्व है, यानी कि एक्स अमाउंट वो मैक्सिमम क्वांटिटी है जिसको डिजोल्व कर देंगे तो वो कैसा हो जाएगा, सैचुरेटेड हो जाएगा। अगर आपने कुछ भी करके उस एक्स अमाउंट से ज़्यादा डिजोल्व कर दी तो आप सैचुरेशन से भी ऊपर निकल गए, है ना। क्योंकि आपने क्या कहा कि भी एक सॉल्यूशन को सैचुरेटेड बनाने के लिए उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व करनी है, और मान लीजिए कि वो मैक्सिमम अमाउंट एक्स है,
एक्स अमाउंट डालते ही वो कैसा हो गया, सैचुरेटेड। इसके बाद उसमें और अमाउंट डिजोल्व होना पॉसिबल नहीं है, पर आपने कुछ ना कुछ करके, हिट करके या कुछ भी करके आपने एक्सेस अमाउंट को डिजोल्व कर दिया, तो उस केस में आप उसको क्या बोलते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसका मतलब सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो होता है वो सैचुरेशन से भी ज्यादा अमाउंट को कंटेन करके रखता है ना। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, इसको सीधी भाषा में यूं समझ लें, ग्रेटर देन रिक्वायर्ड अमाउंट फॉर सैचुरेशन। सैचुरेशन लाने के लिए जितनी अमाउंट की रिक्वायरमेंट थी इस सॉल्यूशन में, उससे भी ज्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व हो गया। इस केस में क्या होगा, जब ऐसा होगा तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा ये मेटास्टेबल हो जाएगा, कम स्थायी होगा, मेटास्टेबल हो जाएगा। और मेटास्टेबल हो जाएगा तो क्या होगा, आफ्टर सम टाइम इट कन्वर्ट इनटू सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, कि कुछ ही समय में ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सैचुरेटेड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। आपको सिर्फ एक्सेस अमाउंट कहाँ गई, वो जो एक्सेस अमाउंट है सैचुरेशन से ऊपर वाली वो बॉटम में डिपॉजिट हो जाएगी। तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कंटेन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट more than that required for saturation. These are metastable and after some time excess amount deposit on bottom and solution convert into saturated form. ये 3 क्लास हो गई। चौथी जो हमारी क्लास है, 4th क्लास जो हम पढ़ेंगे वो है डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशंस में हम ज़्यादा नहीं डिस्कस करने वाले। डाइल्यूट सॉल्यूशंस में जो होता है वो होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट टू मच लेस। सीधी सी बात है कि सॉल्यूशन में यहाँ सॉल्यूट की अमाउंट बहुत कम होती है। हम लोगों ने लैब में देखा है कि 2 प्रकार के सॉल्यूशंस लैब में लिखे हुए मिलते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कंसंट्रेट सॉल्यूशन। लिखा हुआ मिलता है ना, DIL बोतल पे लिखा हुआ मिलता है, डाइल्यूट एंड कंसंट्रेट CONC लिखा मिलता है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेट सॉल्यूशन में जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है कि जिस बोतल पे डाइल्यूट सॉल्यूशन लिखा उसमें हमने वाटर ऐड कर दिया, और बहुत सारा वाटर ऐड करने से उसमें सॉल्यूट अमाउंट बहुत कम हो गई, है ना। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड का मान लीजिए डाइल्यूट सॉल्यूशन लिखा है, तो इसका मतलब उसमें सल्फ्यूरिक की जो अमाउंट है वो बहुत कम है, उसमें पानी बहुत ज़्यादा ऐड कर दिया। और अगर हमने लिख रखा है कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक, इसका मतलब वाटर तो उसमें भी ऐड हो सकता है कोई, है ना, क्योंकि हम लोग 100% जो 98% कंसंट्रेट होता है वो यूज नहीं करती। तो उसमें क्या होता है, एज कंपेयर अगर हम देखें डाइल्यूट से, तो सॉल्यूट अमाउंट ज़्यादा होता है। तो आप डाइल्यूट और कंसंट्रेट के लिए आप कोई अमाउंट डिसाइड नहीं कर सकते, ये समझने वाली बात है। डाइल्यूट और कंसंट्रेट किसको बोलेंगे, इसके लिए कोई अमाउंट डिसाइड नहीं है, ये कंपेरेजेबल बात होती है। आप कंपेयर करके देखते हो, तो आप कंपेयर करके क्या देखते हो कि जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट अमाउंट लेस है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट बहुत कम है, तो हम उसको डाइल्यूट बोलेंगे। और जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट के अमाउंट आप बढ़ा देंगे, ज्यादा कर देंगे, तो उसको आप क्या बोलने लग जाएंगे, कंसंट्रेट। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोतल ए और बोतल बी दे दिया, समझना, बोतल ए और बोतल बी दोनों में ही क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्यूशन है। बोतल ए और बोतल बी दोनों में ही सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्यूशन है, पर एक पे लिखा है 30%, एक पे लिखा है 60%। इसका क्या मतलब हुआ कि 30% में 100 पर 30 पार्ट, है ना, 30 पार्ट पर 100 एसिड मिला हुआ है, जबकि 60 वाले में 60 मिला हुआ है। तो कहाँ ज़्यादा मिला हुआ है, 60% में, तो वो उस समय कंसंट्रेट कहलाएगा, और 30 वाला क्या कहलाएगा, डाइल्यूट कहलाएगा। तो कंपेयर करके देख लेते हम लोग कि जब वाटर ज़्यादा ऐड कर दे, सॉल्यूट अमाउंट कम कर दे, तो वो डाइल्यूट हो जाता है। जब उसमें सॉल्यूट अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा तो वो कंसंट्रेट कहलाएगा। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज मोर। ठीक है, तो ये हो गया पूरा आज का क्लासिफिकेशन। तो एक बार मैं फिर थोड़ा सा रिवाइज कर दूं क्लासिफिकेशंस को। फिजिकल स्टेट के बिहाफ पर हमने इसको 3 क्लास में डिवाइड किया, गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड सॉलिड सॉल्यूशंस। जिन सॉल्यूशंस में सॉल्वेंट गैस की फॉर्म में होगा वो सारे सॉल्यूशंस गैसियस कहलाएंगे, जहां लिक्विड की फॉर्म में होगा वो लिक्विड कहलाएंगे, जहां सॉलिड की फॉर्म में होगा वो सॉलिड कहलाएंगे। पर हाँ, सॉल्यूट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, कोई मायने नहीं करता। इसलिए हर एक केस में 3 केस बन गए, गैस में गैस डिजोल्व करें, गैस में सॉलिड डिजोल्व करें, गैस में लिक्विड डिजोल्व करें, यही केसेस बाकी स्टेट में भी बनेंगे। ऐसे ही हमने इसको बाद में डिवाइड किया किसके बिहाफ पर, सॉल्यूट के अमाउंट के बिहाफ पे। देखिए जिस भी सॉल्यूशन में
मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व हो जाती है, जिसमें आप और सॉल्यूट डिजोल्व नहीं कर सकते एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, तो हम उसको बोलते हैं सैचुरेटेड। और सैचुरेटेड कंडीशन से पहले जब सॉल्यूशन होता है तो वो होता है अनसैचुरेटेड, क्योंकि उसमें आप उस टाइम पे और अमाउंट डिजोल्व कर सकते हो सॉल्यूट की। सुपर सैचुरेटेड में क्या होता है कि सैचुरेशन आने के बाद भी आपने और अमाउंट उसमें डिजोल्व कर दी, तो ऐसे सॉल्यूशन जो होते हैं वो सैचुरेशन के लिए रिक्वायर्ड अमाउंट से ज़्यादा अमाउंट अपने अंदर कंटेन करके रखते हैं, इसलिए ये अनस्टेबल होते हैं, मेटास्टेबल होते हैं, और कुछ ही समय में जो एक्सेस अमाउंट है वो बॉटम में डिपॉजिट हो जाएगी। डाइल्यूट सॉल्यूशंस में जो सॉल्यूट की अमाउंट होती है वो टू मच लेस होती है, जबकि कंसंट्रेट में अमाउंट थोड़ी ज़्यादा होती है। तो ये कुछ ज़्यादा टिपिकल वर्क नहीं है। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन का पूरा काम।